का डिस्टेंस पता करना है। तो अगर किसी पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस आप पता करोगे तो देखो उसको पता करने के कई तरीके हैं। ऐसे आप कैसे भी नाप लोगे। अगर आपने इसको थोड़ा और किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच में अगर एग्जामिनर डिस्टेंस पूछता है तो हमें पता करना होता है पॉइंट और अगर मैं उस पॉइंट से उस बिंदु से उस लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, कोई लंब बनाऊं, तो हमें पता चलता है उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वही डिस्टेंस होता है। तो कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्टली परपेंडिकुलर की लेंथ पूछ लेता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछी है, या कभी कभी डिस्टेंस पूछ लेता है तो तब भी आप परपेंडिकुलर की लेंथ बताएंगे। समझे? तो यानी कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया जाए तो उसकी लेंथ क्या होगी, उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो भाई अब मैं उसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास जो लाइन है उसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और हमारे पास जो पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट है जी एक्स एक्स वन वाई वन। तो हमें परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे मिलेगी? तो भाई परपेंडिकुलर की लेंथ हमें मिलेगी, आपने जस्ट ये करना है, ध्यान से सुनिएगा, रटने की जरूरत नहीं, मैं इसको लिख के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ। हमेशा फॉर्मुलेज में रटवा रहा हूँ तो पैटर्न में रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने करना क्या है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एग्जामिनर आपको 2 3 5 4 ऐसे करके देगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वैल्यू इसके अंदर पुट करो। तो वैल्यू कैसे पुट करोगे? वैल्यू आप करोगे ए एक्स वन, एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट, वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट, प्लस बी वाई वन प्लस सी। यहाँ पर आप मॉड्यूलस लगाओगे, यानी कि इसके अंदर से जो भी वैल्यू निकलेगी उसका साइन मैटर नहीं करता, क्योंकि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो -5 किलोमीटर नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ 5 किलोमीटर हो सकता है, 6 किलोमीटर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है। एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या है? ए और बी है एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये होगी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी लेंथ। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने क्या वैल्यूज दी हैं उनकी हेल्प से एक बार निकाल के मैं आपको बताता हूँ। देखो पॉइंट है बाई 3 एंड -2, और जो लाइन की इक्वेशन है वो ये है, लाइन की इक्वेशन है 12x -5 अंदर पुट करना है। ये जो ऊपर अजीब सा लिखा है ये वही क्या गया है, पॉइंट की वैल्यूज लाइन के अंदर पुट किया गया है। देखो +10 देन आगे +6, 5 12 और 13 जो है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो उस नॉलेज का यूज मैं यहाँ पर भी करूंगा। तो यहाँ पर इस चीज को सोल्व नहीं करूंगा, सीधा 13 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया जी 13। तो इसको सोल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 + 10 46 + 6 52 बाय 13 दैट इज इक्वल टू 4, यानी क्या आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी, 4 यूनिट्स। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भाई लिख लो कहीं पर, जो आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट लिया है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके एंड में ये सारे फॉर्मूले इस वीडियो वाले लिख लो बस। ठीक, दैट्स एन। एग्जाम में जाने से पहले क्या करिएगा, फ्री में एक बार देख लीजिएगा। देन अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, तुम लोग इस वीडियो वाले लिख लो बस। ठीक है, दैट्स एन। एग्जाम में जाने से पहले फिर क्या करिएगा, फ्री में एक बार देख लीजिएगा। देन अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन इज बी। देखो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया है कि एक लाइन का, कि अगर हमारे पास एक लाइन है और हमारे पास एक पॉइंट है, तो पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन की तरफ, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? इस पॉइंट से अगर लाइन की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ क्या है? हमने ये किया है। तो देखो ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये तो ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं था ना कि ये पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है कि ओरिजिन से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया गया है, ओरिजिन से। तो एक्जैक्टली सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी काम आएगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? बस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ठीक है, तो हमारे पास लाइन है, ये रही, इसकी इक्वेशन है x प्लस 2by माइनस 2b इज इक्वल टू 0। और हमारे पास ओरिजिन में x और y 0 0, हमें पता करनी है इस परपेंडिकुलर की लेंथ। तो चलिए अपना वही फॉर्मूला पुट करेंगे, मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे। तो x और y 0 है तो ये दोनों खत्म हो गए, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रह गया -2b डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर एक्स। क्लियर है? और एग्जामिनर ने क्या बताया है, एग्जामिनर ने बताया है कि इस पॉइंट के बीच में और इस लाइन के बीच में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो डिस्टेंस आ रहा है वो p आ रहा है, तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया p से। ठीक है, और ऊपर मैंने मॉड्यूलस रखा है। मॉड्यूलस का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो भी होगा पॉजिटिव होगा, तो मैंने इस नेगेटिव को काट दिया, ये हो गया जी 2p। तो p से p भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। इस चीज को आप ऊपर लेकर चले जाओ तो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी अंडर रूट 1 + 4b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर हो गया जी 4, यहाँ पर होगी ये चीज। अब इस 1 को इस साइड भेज दो, 3 इज इक्वल टू 4b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, देयरफॉर b इज इक्वल टू √3/2। और यही एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई b की वैल्यू क्या है। तो समझ में आ गई, कोई खास बड़ी बात नहीं थी। एक पॉइंट और लाइन के बीच में क्या डिस्टेंस है उस फॉर्मूले को p से इक्वेट करना था, उसने बता रखा था फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन इज p। हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है जी ax प्लस by माइनस p इज इक्वल टू 0। और हमारे पास एक पॉइंट है ओरिजिन, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। इस पॉइंट से इस लाइन तक जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ एग्जामिनर ने बताया कि भाई p है, देखो यहाँ पर बता रखी है, और उसने b की वैल्यू बता रखी है। चलो ठीक है, देन द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर है, इसके बीच में क्या एंगल है, तो ध्यान फाइंड आउट करते हैं। ये हम तब निकालते हैं जब हमें उस लाइन का स्लोप निकालना हो, तभी निकालते हैं ना। तो इनडायरेक्टली इसका स्लोप पूछने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रही है वो पूछ रहा है एग्जामिनर, परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ये। तो चलिए भाई निकालते हैं। तो देखो एग्जामिनर ने क्या बताया है, एग्जामिनर ने बताया है कि इस पॉइंट से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ p है। तो एक बार फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मॉड्यूलस -p डिवाइडेड बाय अंडर रूट, नीचे क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या बताया है एग्जामिनर ने, डिस्टेंस बताया है जी p। तो मॉड्यूलस -p सोल्व होकर हो जाएगा p, तो p से p कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1 बाई दिस, तो ये चीज भी 1 के इक्वल आ गई जब आप इसको ऊपर भेज दोगे तो, है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो गया, और अब b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 3/4। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस हो गई, तो इस इक्वेशन की वैल्यू आप लिख सकते हो ना
जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन की वैल्यू होगी, मैं दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ए और बी की, 1/2x करते चलेंगे तो आपको ये समझ में नहीं, परपेंडिकुलर का ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्लोप, मैं इसका स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। क्यों निकालना चाह रहा हूँ? क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है। तो क्या एंगल बनाता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, वही एंगल तो इसके स्लोप को बताता है ना। उसी एंगल का टेंजेंट जो है इसका स्लोप होता है। तो मुझे इस लाइन का स्लोप पता करने के लिए क्या चाहिए? छोटा सा फॉर्मूला लगाना है स्लोप का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस। तो चलिए इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास है, मेरे पास पी की वैल्यू हो या ना हो, स्लोप निकालने के लिए सिर्फ एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा भाई, जरा इस लाइन का स्लोप बताना। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट। लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप क्या होता है? अगर ए और साइन बदलना पड़ेगा, अगर तो इस परपेंडिकुलर का स्लोप अगर √3 है तो थीटा क्या होगा? थीटा हो जाएगा मेरे भाई 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो काली लाइन है ये परपेंडिकुलर है अपने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, क्योंकि स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है उस एंगल का टेंजेंट। अब तो देखो, एग्जामिनर आपसे सिर्फ दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछ सकता है, सिर्फ दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में डिस्टेंस नहीं पूछ सकता। कैसे पूछेगा? दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में यहाँ पर अलग डिस्टेंस है, यहाँ पर अलग डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस पर ऐसे मेजर कर ले, ये अलग डिस्टेंस है, यहाँ पर अलग डिस्टेंस है, वो एक ऐसा भी पॉइंट है जहाँ पर कोई डिस्टेंस ही नहीं है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? सेंस बनाती है ना ये बात? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में डिस्टेंस नहीं पूछेगा, वो सेंस नहीं बनती। तो वो आपसे पूछेगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप है वो बराबर होता है, स्लोप बराबर होता है, तभी तो वो पैरेलल है, उनकी ढलान बराबर है। और जो स्लोप होता है वो एक्स, जो यहाँ पर अपने एक्स का जो कोफिशिएंट है और जो वाई का कोफिशिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो अगर कोफिशिएंटों एग्जैक्टिव रहेंगे, देखो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, उनको बराबर होना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, तभी लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है? तो जब भी ये लाइनें पैरेलल होती हैं तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन होती है ए एक्स एक्चुअली सेम आएगा प्लस बी वाई प्लस सी टू, ये सी टू आएगा, ताकि लाइनें अलग अलग होंगी, 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये चीजें बराबर करनी पड़ेंगी भाई, ये चीजें c1 माइनस c2, c1 और c2 का स्क्वायर, दैट्स इट। क्लियर है? तो यहाँ पर c1 क्या है, यहाँ c2, ये चीजें सेम हो। तो फॉर्मूला क्या है दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस को बताने का? वो फॉर्मूला है मॉड्यूलस c1 माइनस c2, c1 और c2 के बीच में जो भी गैप है उसका मोड, मतलब कि हमें उसकी क्वांटिटी से मतलब है, साइन से नहीं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स इट। क्लियर है? तो यहाँ पर c1 क्या है, यहाँ पर c1 है -30 और c2 क्या है -4। तो -30 और -4 के बीच में कितने का डिस्टेंस है मेरे भाई? ये है 26 का डिस्टेंस, साइन मैटर नहीं करता। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। और मुझे पता है 5 12 ट्रिक कैसे पाया था, और तो यहाँ पर मुझे पता है सीधा 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपने लिख लेना है जो भी आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट किया है उसके पीछे। देन एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज लाइंस? इन दो लाइंस के बीच में एंगल क्या है? तो अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, जब भी आपको दो लाइंस के बीच में क्या एंगल, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है मेरे भाई, ठीक है, इस एंगल की, तो दो लाइंस के बीच में एंगल क्या है ये अगर आपको निकालना है तो आपको दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए। मान लो इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, और हमें ये पता करना है कि इन दोनों लाइंस के बीच में क्या एंगल है। ठीक है? तो देखो, तो फॉर्मूला क्या है, इनके बीच में दो भी एंगल है, उस एंगल का टेंजेंट यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय। देखो ये जो सारी चीजें हैं जो मैं आपको मिसलेनियस फॉर्मूला में बता रहा हूँ, इनको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, इनको और भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, कितना भी एक्सप्लेन कर लो किसी चीज को, ऐसा कोई अंत थोड़ी है, लेकिन ये इतना ही जरूरी है। ठीक है? यहाँ पर मैं जरूरी चीजें बता रहा हूँ, इनको ओवर एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, टाइम वेस्ट भी किया जा सकता है, याद करना है। ये जो tan a माइनस बी होता है ना, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपने क्या है, एक्जेक्टली ये उसी से रिजेंबल करता है, और उससे रिजेंबल मतलब कि उसी जैसा दिखता है, और क्यों दिखता है? क्योंकि उसी से डिराइव किया जाता है। तो tan a, यहाँ पर हमारे पास जो दो लाइनें हैं, अब एक्जेक्टली इस फॉर्मूले को इन लाइनों के ऊपर लगाते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास जो दो लाइनें हैं उनके स्लोप मैं एक बार निकालता हूँ, हमें उन दो लाइनों के सिर्फ स्लोप चाहिए, एंगल हम बता देंगे। तो पहले वाली लाइन का स्लोप क्या है भाई? पहले वाली लाइन किसी को भी भाई, सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस, और हाँ, अब m1 कौन सा है m2 कौन सा है ये मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? देखो, ऊपर मैं m1 और m2 का डिफरेंस लूंगा, तो बेसिक से पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई मैंने पॉजिटिव लेना है, और नीचे भाई दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो पहले किससे किसको मल्टीप्लाई किया इसे फर्क नहीं पड़ता आगे करने से। ठीक है? तो ये अपनी, जैसे यहाँ पर मैं इसमें से इसको हटा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/2 माइनस माइनस 1/3, तो फिर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 1/2 प्लस 1/3 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द एंगल बिटवीन दीज लाइंस इज व्हाट। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे, एक तो आप ये काम कर सकते हो, -y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसे स्लोप ऐसा कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये आपको दिख जाए कि ये कौन सी फॉर्म में है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है कि y इज इक्वल टू mx प्लस b, ये इस फॉर्म में है। अगर आपको ये दिख जाए y इज इक्वल टू mx प्लस b, तो आपको सीधा सीधा इस लाइन का स्लोप दिख जाएगा, ये m का मतलब है यहाँ पर स्लोप, ये मैंने आपको बताया भी है। तो यहाँ पर देखते ही मुझे पता चल रहा है कि भाई एक लाइन का जो लगा रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि लाइन का जो स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है जी tan थीटा बाई रूट याद है, तो इसलिए मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थीटा इज इक्वल टू 60, यानी कि पहली वाली लाइन एक्स एक्सिस की थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि दूसरी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल। अगर आपको इनकी वैल्यूज याद हो तो फिर क्यों लगाएंगे फॉर्मूला, है ना? तो हम डायरेक्टली ऐसे आंसर मार्क कर देंगे। अब अगर आप 30 का, तो ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि दूसरी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर एक लाइन 60 का एंगल बना रही है, दूसरी लाइन 30 का, तो दोनों लाइनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? दोनों के बीच में 30 डिग्री का होगा, सीधा 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 दिख रहा है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर आपको इनकी वैल्यूज याद हो तो फिर क्यों लगाएंगे फॉर्मूला, है ना? मान लो हमें सिर्फ इन दोनों के स्लोप 1 प्लस √3, ये आ गया जी 2, यानी कि ये कुल मिलाकर हो गया 1/√3।
तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, tan थीटा 1/√3 का बताया जब थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री, हेंस प्रूव्ड आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसी नॉलेज को यूज करते हुए एक बार ये क्वेश्चन करके दिखा दो भाई, एक्जेक्टली वही नॉलेज यूज करनी है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए -2 and 1, पॉइंट बी 2 and 3, एंड पॉइंट सी -2 and -4। इनको कैसे भी लिख लो। अब एग्जामिनर ने हमें बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, एंड बी सी यानी कि ये वाली लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में हमें एंगल बताना है कि इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है। तो देखो मेरे भाई, अगर आपको दो लाइनों के बीच में एंगल बताना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिर्फ उन दोनों लाइनों का स्लोप। ठीक है, तो मैं पहली लाइन का स्लोप लिख रहा हूँ, मतलब किसी एक लाइन का स्लोप, तो बी ए का मैं स्लोप लिख रहा हूँ। और अगर आपको पता y2 - y1 ओवर x2 - x1, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। तो देखो सर, ऊपर वाली लाइन का स्लोप 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2 - 2 यानी कि 4, तो इसका स्लोप हो गया जी 1/2 इज इक्वल टू 7/4 - 1/2। मैं अपने में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ताकि मॉड्यूलस का यूज ही ना रहे। ठीक है, 7/4 - 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2। तो ऊपर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 ही 1 2/2 से गुणा कर लिया, तो ये हो जाएगा 7 - 2 5/4। तो ऊपर हो गया जी 5/4 और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 7/8, तो ये हो गया जी 15/8। तो 5/4 इंटू 8/15, तो 4 दूनी 8 5 3 15, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको पहले भी लिखना बताया है, तो थीटा थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2/3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा जी ऑप्शन बी। ठीक है, अब एक बार ये इक्वेशन और ट्राई करो भाई साहब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टू लाइंस व्हिच पास थ्रू दिस पॉइंट व्हिच मेक्स एन एक्यूट एंगल 45 डिग्री विद द लाइन दिस। मतलब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ टू लाइंस, जो दो लाइन है उनमें से किसी एक लाइन की इक्वेशन बतानी है। कौन सी दो लाइन बता रहा हूँ, दो लाइनें ऐसी हैं मतलब कि जो इस पॉइंट से पास होती हैं 4 5 से, और इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं। मैं एक बार आपको समझाता हूँ पिक्चर बना के, तब पिक्चर क्लियर होगी। ये देखो, ये अपने एक्स वाई एक्सिस है, तो ये हमने कोई भी लाइन यहाँ पर लिख दी और हमने मान लिया कि ये जो लाइन है ऐसे, ये 2x - y + 7 = 0, ये वाली लाइन है जो एग्जामिनर ने दे रखी है। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक तो इस पॉइंट से पास हो रही हो 4 5, मान लो वो पॉइंट ये वाला है, ये वाला पॉइंट है 4 5, इस पॉइंट से तो पास हो रही है, और जो हमारी लाइन है ना उस लाइन के साथ 45 डिग्री का एक्यूट एंगल बना रही है, उस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब एग्जामिनर बोल रहा है ऐसी दो लाइनें हैं, तो उनमें से कोई एक लाइन बता दो। ऐसी दो लाइन कैसे हैं, ट्राई करो, ऐसी दो लाइन कैसे हैं भाई। मान लो एक मैंने ये लाइन बना दी, ये लो, जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के साथ देखो 45 डिग्री का एंगल बन रही है। दूसरी लाइन कौन सी हुई, तो एग्जामिनर ने थोड़ी बोला इसके उसी साइड बनानी है लाइन, इसके इस साइड भी तो हो सकती है ना, ये देखो ये रही दूसरी लाइन, ये दोनों लाइन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, इस पॉइंट से भी पास हो रही है 4 5 से, और इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो आप इन दोनों में से कौन सी लाइन की इक्वेशन बताओगे, कौन सी लाइन की इक्वेशन एग्जामिनर ने पूछी है। तो देखो मैं भाई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मेरे को बस ये बता दो ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल 180 करते हैं, ये 45 ये 45, तो ये बच गया 90 का। तो यानी कि अपने जो दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, क्योंकि एक तो लाइन नंबर 1 भी हो सकती है जो एग्जामिनर पूछ रहा है, लाइन नंबर 2 भी हो सकती है, तो हमारे जो दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हमें गलती से गलत लाइन भी बता दी, जो ऑप्शन के अंदर हमें नहीं मिलेगी, ऑफकोर्स गलत बता दी, तो वो दोनों देकर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, टॉर्चर नहीं करना, क्वेश्चन पूछना आपसे। ठीक है, तो अगर अब हम गलत लाइन निकाल ली, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं होगा, पहले मैं बताऊँ कि भाई वो कौन सी ऑप्शन में देगा, कोई भी इन दोनों में से एक देगा, फिर दूसरी निकालेंगे जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सिचुएशन समझ में आ गई, अब अपना काम स्टार्ट कर दें। तो ये लो भाई, तो हमने क्या करना है भाई, हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है, मान लो यही वो लाइन है, ठीक है, जो पॉइंट 4 5 से पास हो रही है और इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो, मेरा टारगेट रहेगा, मुझे इस ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मुझे एक पॉइंट पता है जिस पॉइंट से ब्लू लाइन पास होती है, तो मुझे जस्ट इस ब्लू लाइन का स्लोप मिल जाए ना, तो स्लोप पॉइंट वाले फॉर्मूले से मैं इसकी इक्वेशन बता दूंगा तुरंत। तो मुझे जस्ट इसका स्लोप चाहिए, तो मान लो इसका स्लोप है जी m। ठीक है, तो अब देखो मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसका स्लोप तो m है, ये जो अपनी काली वाली लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप निकाल लो फॉर्मूले से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप हो जाएगा जी 2। तो मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 ऑलरेडी गिवन है, तो tan 45 इज इक्वल टू 1, देन m1 माइनस m2 यानी कि m माइनस 2 या 2 माइनस m, कैसे भी कर लो। ठीक है, एक में से एक इक्वेशन आएगी, एक में से दूसरी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लिया m माइनस 2 1 इज इक्वल टू m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m। ठीक है, 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो भाई 1 प्लस 2m को यहाँ पर ऊपर लेकर जाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस 2m इज इक्वल टू m माइनस 2। अब इस m को इस साइड देख रहा हो, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 साइड जाएगा -3, तो यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप है वो -3 आ गया। तो हमने क्या करना है भाई, हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है, मान लो यही वो लाइन है, ठीक है, जो पॉइंट 4 5 से पास हो रही है और इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो, मेरा टारगेट क्या रहेगा, मुझे इस ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मुझे एक पॉइंट पता है जिस पॉइंट से ब्लू लाइन पास होती है, तो मुझे जस्ट इस ब्लू लाइन का स्लोप मिल जाए ना, तो स्लोप पॉइंट वाले फॉर्मूले से मैं इसकी इक्वेशन बता दूंगा तुरंत। तो मुझे जस्ट इसका स्लोप चाहिए, तो मान लो इसका स्लोप है जी m। ठीक है, तो अब देखो मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसका स्लोप तो m है, ये जो अपनी काली वाली लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप निकालो फॉर्मूले से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप हो जाएगा जी 2। तो मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, tan थीटा
इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 ऑलरेडी गिवन है, तो tan 45 इज इक्वल टू 1। देन m1 माइनस m2 यानी कि m माइनस 2 या 2 माइनस m, कैसे भी कर लो। ठीक है, एक में से एक इक्वेशन आएगी, एक में से दूसरी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर लिया m माइनस 2 1 इज इक्वल टू m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m। ठीक है, 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो भाई 1 प्लस 2m को यहाँ पर ऊपर लेकर जाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस 2m इज इक्वल टू m माइनस 2। अब इस m को इस साइड लेकर आओ तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 साइड जाएगा माइनस 3। तो यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप है वो माइनस 3 आ गया। अब देखो मेरे भाई, ये ठीक लाइन भी हो सकती है जो यहाँ पर ऑप्शन में गिवन हो, या फिर ये दूसरी लाइन भी हो सकती है, हमने दूसरी लाइन निकाल ली हो। क्लियर है, तो कोई नहीं, अब हम देखते हैं। तो हमें लाइन का स्लोप भी पता है, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है ये भी पता है, तो तुरंत इसकी इक्वेशन निकाल दो, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो इसकी इक्वेशन होगी y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। इसको सोल्व करते हैं, माइनस 3x प्लस 12। मैं एक्जैक्टली वही फॉर्मुला यहाँ पर इक्वेशन निकालने के लिए यूज कर रहा हूँ कि हमें एक पॉइंट पता है, निकाल दो, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो इसकी इक्वेशन होगी y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। इसको सोल्व करते हैं, माइनस 3x प्लस 12। मैं एक्जैक्टली वही फॉर्मुला यहाँ पर इक्वेशन निकालने के लिए यूज कर रहा हूँ कि हमें एक पॉइंट पता है जिससे लाइन पास हो रही है और हमें लाइन का स्लोप पता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सीधे से कर चुके हैं। तो 3x को इस साइड ले, 3x प्लस y इज इक्वल टू 17। क्या ये कहीं पर दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा। हमने गलत लाइन की इक्वेशन निकाली, उसके बाद इसकी एक लाइन की इक्वेशन निकालो। एग्जामिनर दूसरी लाइन की इक्वेशन निकाल के बैठा है, कौन सी वाली लाइन की? जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखाया था, इस वाली लाइन की। तो कोई ऐसे क्वेश्चन भी कभी आते हैं, तो ऐसे आप घबराना नहीं, आप पूरी सिचुएशन को समझ जाओ तो घबराओगे ही हैं, इसलिए आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग कर रहा हूं हर एक टॉपिक की तरह। तो इस लाइन का स्लोप माइनस 3 है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप क्या है? सब पहले रेसिप्रोकल कर दो, बस एक इसका साइन बदल दो, यानी 1/3। तो फिर से कितनी देर लगेगी हमें लाइन की इक्वेशन निकालने में? हमें पता है कि ये वाली लाइन है जो हमने निकाली है, ये इस पॉइंट से पास होती है, इसका स्लोप ये है। तो चलो भाई ठीक वाली इक्वेशन लिखते हैं। तो इस पॉइंट से पास की ये स्लोप है, यही दोनों चीजें मैं कर रहा हूं। y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 4। 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 15 मिल जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो इन दोनों को चले जाते हैं, x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। क्या ये कहीं पर दिख रहा है आपको? जी हाँ, ऑप्शन डी के अंदर दिख रहा है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो भाई ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिस नॉलेज पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी नॉलेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो एक बार ट्राई करेगा इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन तो आपकी है। तो चलिए भाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशंस, यहाँ पर क्या है? इक्वेशंस, यानी कि एक सारी इक्वेशन बन रही है, इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। एग्जामिनर आप ध्यान से सुनो, पूरा खेल मैं आपको समझाता हूँ कि होता है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि लाल लाइन है, तो इन दो स्ट्रेट लाइन जो लाल लाइन है, लाइन इनके नाम दे देते हैं लाइन एल और लाइन एम। तो इन दो स्ट्रेट लाइनों के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक तो ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया। अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा, अभी एक स्ट्रेट लाइन पर गया। ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच में, दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनते हैं, और इसी कारण जो अपना एंगल बिटवीन लाइंस का जो फॉर्मूला था, इसी कारण वो m1 माइनस m2 के भाग मैंने मोड लगा रखा था। वैसे तो हम मोड को हटा सकते हैं, लेकिन मोड मैंने क्यों लगा रखा? मोड मैंने इसलिए लगा रखा था ताकि आपको एक्यूट एंगल पता लग जाए, एक्यूट एंगल। क्योंकि एग्जामिनर ये टोटल एंगल ही पूछता है, अगर ये बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पे 120 का भी बनेगा, तो 120 का नहीं पूछता एग्जामिनर आपसे। और अगर पूछ भी लेगा बड़े वाला एंगल बताओ, छोटे वाला हमें पता लग जाए 60, तो 180 में 60 होगा, 120 पता लग जाएगा। कोई भी एंगल पता लगना चाहिए, बता देंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में दो सीधे रेखाओं के बीच में दो एंगल्स बनते हैं, अब वो एक दूसरे को ऐसे पूरे काटते हैं। ठीक है, और भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लाइन है जिनके इक्वेशन है वो पूरी ऐसे इनफिनिटी लंबी होती है, तो एक दूसरे को ऐसे काटेंगे। तो एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई इनके बीच में जो एंगल बाइसेक्टर है उनकी इक्वेशन बताओ, यानी कि दो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। तो ये वाला अगर मैं ब्लू लाइन से बनाऊं, एक तो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा, है ना, एक इस साइड वाला एंगल है, इस साइड वाला एंगल है, तो एक तो ये ब्लू वाला एंगल बाइसेक्टर बनेगा, और एक एंगल बाइसेक्टर बनता है तो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो दो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे बिकॉज दो लाइन के बीच में दो एंगल बनते हैं। अब भाई दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे बताएंगे? तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि जो दोनों एंगल बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। अगर एक आपको स्लोप पता लग गया तो दूसरे का स्लोप भी पता लग जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना। अगर एक का होता है तो दूसरे का निकालना दीवार नहीं है कि ये अपने परपेंडिकुलर क्यों होते हैं, ये पर आप खुद प्रूव करने की कोशिश करो, उससे बताया करूंगा। तो देखो अब प्रूव करने की कोशिश करो कि आप में परपेंडिकुलर क्यों है, अब ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अब आप फोकस करो, अगर मैं पॉइंट को नाम दे दूं तो अच्छा था। देखो इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दिया भाई P Q R S एंड O। ठीक है, अब देखो एंगल QOR जो बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्टर, वो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट गया यानी एंड, और एंगल POQ जो बाइसेक्टर है वो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा यानी B और B। क्लियर है ना, B और B। अब आप देखिएगा लाइन POR के ऊपर, लाइन POR, तो लाइन POR के ऊपर जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल बने हुए इनका सम होगा 180। तो यहाँ पर जितने भी सारे एंगल, जितनी सही वैल्यूज मैंने लिखी है वो क्या है? वो है 2a + 2b दैट इज इक्वल टू 180, देयरफॉर a + b इक्वल टू 90 डिग्री। तो a + b 90 डिग्री है। अब देखो प्लस कहां पर है, हटाओ एक बार इसको, ये रहा a + b, दो नीली लाइनों के बीच में एंगल a + b। अगर ये 90 है, ये भी 90 होगा, तो फिर ये भी 90 होगा, फिर ये भी 90 होगा। समझ आ रहा है? इसका समझ वाला 90 क्यों आएगा? ये 90 है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 90 क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों का सम 180 और स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं, तो भाई ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई बात? अब मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक नॉलेज यूज करके कि दो लाइनों के बीच में एंगल बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, ये दो लाइनें हैं, इनके बीच में ये एंगल बाइसेक्टर है। तो मैंने आपको ज्योमेट्री के अंदर, जो मैं आपको इन सेंटर के बारे में, इन सर्कल के बारे में पढ़ रहा था, तो एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? ज्योमेट्री के अंदर ध्यान करो कि वो इन सेंटर वो कैसे होता है, इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर वहां पर जिक्र आता है इन सेंटर के अंदर। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एंगल है और उस एंगल का अगर एंगल बाइसेक्टर है तो उस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट है, तो एंगल बाइसेक्टर ये जो लाल लाइन है ये इसके बीच में से गई हुई है, तो कोई भी पॉइंट इन दोनों भुजाओं से बराबर डिस्टेंस पर होता है। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट, जो एंगल दोनों आर्म होते हैं, भुजाएं होती हैं, उनसे बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में मैं थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, अदरवाइज एक्जेक्टली बराबर दूरी पर होगा। तो एक्जेक्टली वही चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे देखो ध्यान से। मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये सिंगल बाइसेक्टर है, और इस पॉइंट का नाम दिया z, और z को कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1।
अब एग्जामिनर ने हमें दोनों लाइन की इक्वेशन दी है कि नहीं दी है, दे रखी है कि दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताओ। तो ए लाइन तो हो गई ये 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर पर है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस एक्जेक्टली सेम है, तो बस हमें इस डिस्टेंस को इक्वेट करना है, दैट्स इट, हमें बस इस डिस्टेंस को इक्वेट करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एक पॉइंट का एक लाइन से क्या डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला आपको बताया है कि नहीं बताया? एक पॉइंट का एक लाइन से क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, क्या डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला सबसे पहला बताया मैंने आपको इस वीडियो के अंदर, बस वही फॉर्मूला लगाओ। वो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लाइन के अंदर पुट करते हैं, सबसे पहले उसे पुट करते हैं और क्या वाक्य है हमारे पास। ठीक है, तो मैं पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा जी 3x1 x की जगह पर x1 y की जगह पर y1 प्लस 4y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए क्या है ये और बी क्या है ये, तो 3 और 4 3 4 मेरे को सीधा बताइए 5 आएगा। तो ये तो हो गया ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। अब ये बराबर होगा किसके, इस वाले डिस्टेंस के। तो भाई ये वाला डिस्टेंस भी इस वाला जो है डिस्टेंस को मैं नंबर कर देता हूँ, ये तो हो गया नंबर 1 डिस्टेंस, तो नंबर 1 डिस्टेंस नंबर 2 डिस्टेंस के बराबर होगा। तो देखो अब इस पॉइंट को मैं इसी के अंदर पुट कर रहा हूँ, तो ये हो गया 5x1 माइनस 12y1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो वहां से बात करें पैसा रिलेटेड है, तो मुझे पता है ये सारा सॉल्व किया जाएगा। तो अब मेरी बात ध्यान रखो, देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आई, लेकिन एग्जामिनर हमें दो इक्वेशन की बात कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन बोला, और मैंने आपको बताया कि एंगल बाइसेक्टर भी दो बनते हैं, तो दूसरी इक्वेशन कैसे, तो आप यहाँ पर लगाओगे प्लस माइनस लगाओगे, एक इस एंगल बाइसेक्टर के लिए भाई, ठीक है, एक इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, एक बार मैं क्या करूंगा, एक बार मैं इसको सोल्व करूंगा सिर्फ प्लस मान के, और एक बार सोल्व करूंगा सिर्फ मान के। ठीक है, और ये जो x1 y1 है ना, ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था, उसको समझाने के लिए आपको बताए थे, लेकिन हमारी जो इक्वेशन होती है वो हमेशा x y में होती है, तो इनको x1 y1 को x y नहीं रहने दो, बिकॉज क्या है कि एक्जेक्टली एग्जामिनर ने हमें पॉइंट बताया नहीं ना, एक्जेक्टली पॉइंट बताया नहीं, तो x y रहने दो, कि हमारी जो इक्वेशन है वो x y में होती है। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक बार ऐसे, तो 13 से यहाँ पर प्लस माइनस हूँ 112 14 से करते हैं, तो 14 में काट रहा हूँ, 14 14 यहाँ दिख रही है ऑप्शन सी, देखिए आप सीधा ऑप्शन सी को मार्क मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन है जो बी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को है, मुझे पता चल गया कि ये वाली इक्वेशन तो है, देखते हैं बी, तो मैं यहाँ पर माइनस मानूंगा, सारे करते हैं। अब जब यही साइड आइकन कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मैंने y + 1 = 0 करके इक्वेशन कैसे निकालनी है, मैंने आपको दोनों की बता दी। ठीक है, आप दोनों की निकाल सकते हो वैसे, और अदरवाइज अगर आपको एक की मिल गई, अब दूसरे का स्लोप एटलीस्ट निकाल सकते हो। चलो एक और बात मैं बताऊं, अगर मान लो आपने ऐसे तरीके से नहीं करना, अगर जैसा तरीका इजी है, अगर ऐसे तरीके से नहीं करना, अगर आपको एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पता लगी, तो दूसरे एंगल बाइसेक्टर की स्लोप आपको पता लग जाएगी, जी हाँ पता लग जाएगी कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और स्लोप पता लग गया तो हमें एक और पॉइंट निकालना है कि कहां से एंगल बाइसेक्टर पास हुआ है, तो ये जो लाल लाइन है जहां से इंटरसेक्ट कर रही है वहीं से पास हुआ है ना, तो लाल लाइनों की जो इक्वेशन है उसको आप सॉल्व कर लोगे, वो पॉइंट आ जाएगा, तो दूसरी इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो, वो लेंथी है, जस्ट दिमाग बनाने के लिए मैं आपको बता रहा था। तो अब एक बार ये बताओ भाई जरा, ठीक है, तो इसको भी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग से करवाने वाला हूं, इसका फॉर्मूला भी है लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, तो एक बार खुद सोचो ऐसे आप निकाल सकते हो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। अब ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है वो मैं आपको बताता हूं, देखो हमारे पास एक लाइन है और हमारे पास एक पॉइंट है, तो अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो पॉइंट है ये है जी 4 1, अगर हम इस पॉइंट से इस लाइन क्या है, लाइन है 3x - 4y + 12 = 0, इस पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर काटेगा ना इस लाइन को, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट, इसके परपेंडिकुलर का पैर यहीं पे यहाँ लाइन क्या है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर क्यों आएगा। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की खासियत क्या है बता रहा हूं, इस पॉइंट की ये खासियत है कि काली लाइन और ये लाल लाइन, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जी इंटरसेक्ट करती हैं, तो मुझे लाल लाइन की इक्वेशन तो पता है, जी हाँ पता है, अगर मुझे काली लाइन की इक्वेशन पता लग जाए किसी न किसी तरह, तो मैं पता कर लूं कि दोनों ये जो लाइनें हैं ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कैसे पता चलेगा, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके कि दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपको सिर्फ काली लाइन की इक्वेशन निकालनी है बस, इक्वेशन खत्म। तो काली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए देखो, काली लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट हमारे पास है, जी हाँ है, मुझे उस काली लाइन का स्लोप चाहिए, उस स्लोप निकालना बड़ी बात है, काली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप आपकी आंखों के सामने है, तो इसका स्लोप भी आंखों के सामने है, इस लाल लाइन का स्लोप क्या है, लाल लाइन का स्लोप हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय -4 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप 3/4, तो इस काली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसको पहले तो रेसिप्रोकल करो 3/4 को, फिर साइन चेंज करो, तो काली लाइन का स्लोप आ गया ना, देखते देखते, तो काली लाइन की इक्वेशन बता दो, तो काली लाइन की इक्वेशन स्लोप को और एक पॉइंट को यूज करते हुए y - 1 = -4/3 * x - 4, तो ये होगा जी 3y - 3, अगर इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3y - 3 = -4x + 16 -4x + 16, तो ये हो गई जी 4x + 3y = 19। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होगी, तो ये जो इक्वेशन काली लाइन की है, ये जो इक्वेशन है ये लाल लाइन की है, तो दोनों लाइनें कहां पर इंटरसेक्ट करनी है वही निकालना है ना, सोल्व करो इक्वेशन को, कौन सी बड़ी बात है, तो चलिए अभी सोल्व करें। देखो अब सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 4 से गुणा कर रहा हूं ताकि y का कोएफिशिएंट 4 की 12 हो जाए, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से गुणा कर रहा हूं ताकि y का कोएफिशिएंट है यहां पर 12 हो जाए और y खत्म हो जाए जब इन दोनों को ऐड करो, तो चलिए अभी ऐड करते हैं। तो ऊपर जो x का कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 4 के 16 और नीचे x का कोएफिशिएंट हो गया जी 9, तो 16 और 9 25x, और जो y कोएफिशिएंट है, दो y का कोएफिशिएंट है वो कैंसिल हो ही जाएगा, इसलिए हमने सारा काम किया है। अब इस 12 को मैं राइट साइड पर लेना चाहूंगा, एक बार -8 के रूप में, ये लो, ठीक है, तो अब ऊपर तो कांस्टेंट चाहिए, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में y वैल्यू भी आ जाएगी, तो समझ में आ गई बात। जब आपको फिर से बता रहा हूं, जब आपको किसी भी लाइन के ऊपर मान लो लाइन है और किसी पॉइंट से उस लाइन के ऊपर फुट और परपेंडिकुलर निकालना है, कि कॉन्सेप्ट निकालना है, जो कि मैं E1 लाइन की इक्वेशन है, E2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, पॉइंट आ जाएगा यहां पर एंड। लेकिन ये फॉर्मूला को रटवा नहीं रहा हूं क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग में तो उन्हें टाइम आप इजीली निकाल लोगे, और अंडरस्टैंडिंग का भी बस, ठीक है। तो देखो, तो किसी लाइन के अंदर हमें बताना है कि किसी पॉइंट का रिफ्लेक्स कहां होगा, तो सबसे पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये बताना है जो कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी लाइन को अगर शीशे की तरह मानते हो, तो इस पॉइंट की अगर आपको रिफ्लेक्शन देखनी है तो बिल्कुल सीधी एग्जैक्टली उतनी दूर इस लाइन में दूसरी तरफ होगी, और ये दोनों बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी बिल्कुल, मतलब अगर पॉइंट ए और इस पर भी है तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन नहीं सीधी लाइन, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो तो आपको टेढ़ी देखना पड़ेगा, आपकी शक्ल कहीं और दिख रही है, कभी भी ऐसा नहीं होता है, आप बिल्कुल सीधा देखते हो जिसमें। और अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं तो ए ओ बी ओ, ये भी मैंने आपको पहले बताया था और एनिमेशन से दिखाया है।
तो ये जो ओ है ये मिड पॉइंट है, ये जो ओ है ये मिड पॉइंट है इसका, जिस पॉइंट आप बताया उसका और उस पर जाएगा, इनका मिड पॉइंट है ये। और वैसे ओ है क्या, थोड़ी देर पहले हम ओ का जिक्र कर रहे थे ना कि किसी पॉइंट से इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर रखूं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये फुट परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर के पैरों के निर्देशांक है ना, फुट परपेंडिकुलर, तो ये तो हम निकाल सकते हैं। तो फिर तो हम बच्चे के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अगर हमें दो पॉइंट होगा, मिड पॉइंट बता गया और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लगे तो हम तीसरा पॉइंट तक कर लेते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बस दोनों पॉइंट के एवरेज ही होते हैं ना। तो चलिए भाई अब लगते हैं अपने काम पर, अंडरस्टैंडिंग मोटी मोटी मैंने आपको दे दी है। तो देखो मैंने ये ना आंसर रखा, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो चलिए पॉइंट ओ क्या लाइन जहां पर चेक करते हैं वही फिर दोनों को सोल्व कर लेंगे के लिए। तो लाल लाइन का इसका उल्टा है, तो देखो बता रहा हूँ कि होगा जी 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। दोनों को एक बार सोल्व कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, प्लस 8 इक्वल टू जाएगा 5x भाई, एक तो -3 और दूसरे वाला क्या है, दूसरी साइड जाकर हो जाएगा -4। तो अब देखो मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुनो, हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो मिड पॉइंट है उसके की एवरेज -3 है, तो सम क्या होगा, -3 काट लो क्या होगा, माइनस सम में माइनस है। तो -1 में वो 2 है यानी कि सम जो है वो 4 है। तो इस 3 में क्या जोड़ के 4 हो जाएगा, यानी कि दूसरे वाला कोऑर्डिनेट 1 है, 3 में जोड़ने पे 4 होगा। तो -5 and 1 यानी कि यहाँ